हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इक्को पुनीत नोखा यूट्यूब चैनल पर मैं पुनीत नोखा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में जिनसे जुड़े प्रश्न अलग अलग जीके रिलेटेड एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित प्रमुख बिंदु है जो प्रश्न की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, और उन बिंदुओं को आज हम लोग एक अच्छे अरेंज वे में पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि याद रखा जा सके। ना केवल अच्छे अरेंज वे में पढ़ने का प्रयास करेंगे बल्कि उन बिंदुओं का विश्लेषण भी करेंगे ताकि अच्छी तरीके से समझा जा सके। जीके रिलेटेड विषय जिनका एक मूल लक्षण होता है कि उनको समझकर याद करना, और अच्छी तरीके से समझकर याद करते हैं तो उनको लॉन्ग टाइम के लिए याद रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो के अंत तक आपके सारे कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए आप लोगों को कर लेना है इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर, ताकि आप लोगों को वीडियोज मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक जो है महिला एवं बाल अपराध। महिला एवं बाल अपराध जो किसी विशेष रूप से आरजेएस, जेएलओ, कांस्टेबल एवं अन्य कई एग्ज़ाम्स जिनमें इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। महिला एवं बाल अपराध वर्तमान के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिनमें इनसे संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है, और इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं और जिन बिंदुओं में से पूछे जाते हैं, उन्हीं बिंदुओं को मैंने आज शॉर्ट लिस्टेड किए हैं। हम लोग जानते हैं कि वर्तमान के अंदर जो भारत में घटनाएं आए दिन घटित होती है, और उन घटनाओं को हम लोग किस तरीके से और कौन से माध्यम से हम सुनते हैं, देखते हैं, और कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, इसके बारे में हम लोग आज विस्तृत चर्चा करेंगे। और आप लोगों को इसके बारे में ध्यानपूर्वक प्रत्येक पॉइंट को देखना है और समझना है। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, महिला एवं बाल अपराध। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में आए दिन कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है, उसको एक दृष्टि रखते हुए हम लोग उनको जानेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं भारत में घटित होती हैं और वह किस श्रेणी में आती है। क्या वह आपराधिक श्रेणी में आती है, और आपराधिक श्रेणी में आती है तो उसके लिए कौन सा दंड और कौन सा कानून लागू है, उसी को हम आज इसी चैप्टर में समझेंगे और उसको याद भी करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत में आए दिन घटनाएं जो घटित होती है वो विशेष रूप से हत्या से संबंधित घटनाएं घटित होती हैं, यानी कि किसी के द्वारा किसी की हत्या करना, इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, हमेशा होती है, और हम लोग उस घटनाओं को पढ़ते हैं, जानते हैं। दूसरी घटना बलात्कार से संबंधित बहुत सारी घटनाएं होती है। बलात्कार से संबंधित तो डेली के घटनाएं होती ही रहती हैं, खूब सारी घटनाएं होती हैं। तीसरी घटना लूटमार
या लूटमार की घटना, इस प्रकार की घटनाएं भी होती हैं। आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की घटनाएं होती हैं, चोरी की घटनाएं होती हैं, यौन उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं। यानी कि भारत में इनसे संबंधित जो घटनाएं घटित होती हैं और उनका प्रावधान भारतीय दंड संहिता या आईपीसी जिसे कहते हैं उसमें कौन से और किस धारा में और कौन से एक्ट के अंदर कहा गया है और किस अपराधी को कितनी सज़ा मिलनी चाहिए और कितनी नहीं मिलनी चाहिए, तो इसी का हम आगे पॉइंट टू पॉइंट उसका अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि ये घटनाएं घटित होने के प्रमुख कारण क्या है। भारत में घटनाएं घटित होने के प्रमुख कारण सबसे पहले यदि देखें तो जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि इस घटना घटित होने का प्रमुख कारण है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होने से एक तो भीड़ हो जाती है और भीड़ में ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं। दूसरा, भावना का अभाव, यानी कि लोगों में जिस प्रकार की जो भावनाएं हैं, जो सकारात्मक सोच जो है, सकारात्मक भावना जो है वो लोगों में उत्पन्न नहीं होती हैं और जो उत्पन्न हो भी गई हैं तो वो भी समाप्त हो गई हैं। अर्थात भावनाओं का अभाव भी एक विशेष महत्व रखता है। तीसरा जो है हमारा टॉपिक अशिक्षा, यानी कि लोग शिक्षित नहीं हैं, यानी अशिक्षित है, अज्ञानी है कि किस कार्य को करने से हमें क्या सज़ा मिलती है और क्या वह कार्य करना उचित है या अनुचित है, इस प्रकार का वह ज्ञान नहीं कर पाता है और अंततः वह उस घटना को अंजाम दे पाता है। तो इस प्रकार अशिक्षा भी इस घटना के पीछे होने का प्रमुख कारण है। तीसरा, चौथा पॉइंट जो हमारा है वो है आजीविका के साधनों का अभाव, अर्थात भरण पोषण के साधनों का अभाव भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण कारण है इस घटना के पीछे होने का। क्योंकि जब ये घटनाएं घटित होती है तो इसमें जो आजीविका के साधन जो है वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि आजीविका के लिए काफ़ी सारे पॉइंट जो है, काफ़ी सारी बातें जो है वो हम लोगों को जो जीवन चलाने का एक माध्यम होता है और उस माध्यम की यदि कमी महसूस होती है तो हम लोग उस घटना को अंजाम दे पाते हैं। यानी कि किसी लड़के की शादी नहीं होती है और वह लड़का शादी के लिए जब वह समय बिताता है और अकेला बिताता है, अविवाहित स्थिति में बिताता है, ये भी एक आजीविका या जीवन जीने की एक सिस्टम है, व्यवस्था है, और जिसका यदि हम नहीं कर पाते हैं तो उस साधन की कमी की वजह से वे लोग इस कार्य को अंजाम दे पाते हैं। हालांकि जो ये पॉइंट मैं बोल रहा हूँ ये आवश्यकता पूर्ति के लिए भी है और अनंत इच्छा शक्ति के लिए भी यही फैक्ट काम आता है। आजीविका के अन्य साधन, जो जीवन जीने के अन्य साधन भी है, जो भरण पोषण के साधनों का अभाव के माध्यम से देखा जाता है, तो उनको भी इसी आजीविका के साधन में रख सकते हैं। अनंत इच्छा शक्ति की बात करते हैं तो देखते हैं कि देश के अंदर वर्तमान में जो गिरता हुआ लिंगानुपात है, जो लिंग स्तर जो है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है और इसकी वजह से लोगों में जो अविवाहित होने की स्थिति उत्पन्न होती है और भ्रूण हत्या होती है, तब इस प्रकार की जो अनंत इच्छा शक्ति जो है ये उत्पन्न होती है, क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह इस प्रकार की शादी करना या शादी के बाद अपने बच्चे होना, और इस प्रकार की यदि इच्छा पूरी नहीं होती है तो वे इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जैसे बलात्कार जैसी घटना है, या आजीविका के जब साधनों की अभाव के कारण वो चोरी को अंजाम देता है।
तो ये फैक्ट काम आता है इसी कारण के पीछे, क्योंकि अनंत इच्छा शक्ति ही एक बहुत बड़ा फैक्ट है। और ये भी युवाओं का सबसे बड़ा, जो युवा वर्ग जो है, जो 18 से लेकर के और 25 वर्ष तक के लोग इस अनंत इच्छा शक्ति को रोक नहीं पाते हैं, जिसके कारण इस प्रकार की बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। उसके बाद छठा पॉइंट हमारा आता है, वो है आवश्यकता की पूर्ति न होना। जब किसी व्यक्ति के पास में कोई आवश्यकता हो, अपनी शारीरिक आवश्यकता हो या मानसिक आवश्यकता हो, और यदि वह आवश्यकता पूरी नहीं होती है तो वह इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। सातवां पॉइंट, लोगों में जो दया और करुणा का अभाव, यानी लोग जिनके अंदर इस प्रकार की जो दया है, यानी किसी व्यक्ति के प्रति, यानी जिस व्यक्ति के लिए हम अपराध कर रहे हैं उस व्यक्ति के प्रति उसकी दया या करुणा का अभाव होने से वह व्यक्ति वो कार्य कारित कर सकते हैं। यानी कि लोगों में दया और करुणा का अभाव है, दया नहीं आती है जिस कार्य को अंजाम कर रहे हैं, उस कार्य के लिए, उस व्यक्ति के लिए कोई किसी भी प्रकार की दया नहीं होना ही इसका प्रमुख कारण है। आठवां कारण, दूसरों की बातों को सुनने की क्षमता नहीं होना। यानी जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति है या अपने पिता है, माता है, भाई है, वो लोग या गुरुजी जो है, ये लोग जब किसी व्यक्ति को अच्छा रास्ता दिखाने के लिए जब सलाह देते हैं, तो आज के जो युवा वर्ग जो है, जो 18 से ऊपर के लोग जो हैं, वो व्यक्ति उनकी बातों को मानने से इनकार कर देते हैं, उनकी बातों पर ध्यान भी नहीं देते हैं और वह अपनी ही बातों पर ध्यान देते हैं और अंततः वह इस प्रकार के कार्य कारित कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है, इसलिए ये घटना होने के प्रमुख कारण हैं। और अब हमारा जो टॉपिक है वो महिला एवं बाल अपराध जो है उसका हम प्रथम पार्ट पढ़ेंगे। महिला अपराध या महिलाओं के प्रति जो हिंसा जो है उसको पढ़ेंगे। और महिला के प्रति जो हिंसा है इसको मैंने 4 पार्टों में बांट रखा है, क्योंकि काफ़ी बड़ा पार्ट है इसलिए मैंने इसको 4 पार्टों में बांटा है। महिला एवं जो बाल अपराध जो है इसका प्रथम पार्ट महिला हिंसा जो है इससे संबंधित है, इसके अपराध से संबंधित हैं। तो सबसे पहले मैं पॉइंट ले रहा हूँ महिला अपराध के रूप, और दूसरा पॉइंट इसका आता है कारण क्या है, इसके रोकथाम के उपाय क्या क्या है और उनको क्या क्या अधिकार मिले हैं। इसलिए जो हमारा प्रथम पॉइंट होगा कि महिला अपराध के रूप क्या है, यानी कौन से रूप में अपराध किए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अश्लील कार्य करना या अश्लील गाने गाना, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी भी महिला को अश्लील गाने गाता है या अश्लील शब्द बोलता है, शब्द या गाने यानी इनके माध्यम से उस महिला को परेशान करता है, छेड़छाड़ी करता है, यानी कि वह कुछ भी बोल सकता है, जैसे कि बहुत अच्छा माल है या बहुत नाइस है, सुंदर है, या गाने गाता है कि तुम कब आओगी, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इस प्रकार के गाने गा गा करके उस महिला के प्रति इस प्रकार की अश्लील हरकतें करना शब्दों के द्वारा और गानों के द्वारा, इसलिए इस कृत्य को एक अपराध की श्रेणी में रखा गया है। और भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के अंदर इसको 3 माह की सज़ा दे सकते हैं। तो यदि हम लोगों में से भी कोई इस प्रकार का कार्य कारित करता है तो वह इस कार्य को तुरंत प्रभाव से छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमें इस आईपीसी की धारा 294 के अंदर जो अश्लील हरकतें या अश्लील जो गाने गाने की जो सिस्टम जो है इसमें हमें सज़ा मिलती है 3 माह की, धारा 294 के अंतर्गत। ये आईपीसी क्या है, सबसे पहले इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि आईपीसी को समझना
और उसके बाद में उनकी धाराओं को समझना और धाराओं के अंदर जो प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या प्रावधान हैं, क्या क्या नियम बनाए गए हैं, उनको समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले आईपीसी जिसको हम इंडियन पेनल कोड कहते हैं और हिंदी में इसको भारतीय दंड संहिता कहा जाता है, और इसका निर्माण 1860 के अंदर होता है और लॉर्ड कैनिंग के समय होता है। और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध करता है तो उस अपराध को सज़ा के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत सज़ा दी जाती है। इसीलिए इस आईपीसी को भारतीय दंड संहिता कहा जाता है। भारतीय दंड संहिता के अंदर हमारा दूसरा जो महिला अपराध का जो पॉइंट आता है रूप के मामले में, तो वह है महिलाओं की शालीनता को ठेस पहुंचाने के लिए गलत गलत इशारे करना। अब देखो, जब कोई भी महिला हो या लड़की हो, जब वह अपनी सहेलियों के साथ एक ग्रुप में बैठी है, किसी ग्रुप में बैठी है या वह खड़ी है, और यदि उसकी बगल में या पास ही में एक कोई लड़कों का ग्रुप है, 5-4 लड़कों का, और वो लड़के यदि उनमें से किसी महिला को या लड़की को यदि इशारा करता है, आंख से इशारा करता है या हाथ से इशारा करता है, या वह कहता है कि मैं तुम्हें ले चलूं या तुम मेरे साथ चलो, इस प्रकार के स्टेटमेंट देना, ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। और इसको भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड की जो धारा 509 के अंदर 3 वर्ष का कारावास का प्रावधान किया गया है। इसके बाद हमारा आता है सी, जो महिला अपराध के रूप का सी पॉइंट के अंदर रति क्रिया। और ये रति क्रिया होती क्या है? देखो, रति क्रिया के अंदर जब कोई भी महिला हो और वह किसी भी स्थान पर, कोई भी स्थान हो, वहाँ पे यदि वह खुले में शौच करती है या वह स्नान करती है, और या वह किसी अन्य बाथरूम में स्नान या शौच करती है, या कहीं भी वह स्नान या शौच करती है, और उस महिला को यदि किसी व्यक्ति के द्वारा छुप कर के देखना, उसके जो जननांग जो है उनको देखना, घूर करके देखना, घोर से देखना, ये भी एक प्रकार का अपराध की श्रेणी में आता है। और ये आईपीसी की धारा 354 सी के अंदर इसको अपराध की श्रेणी में रखा गया है। और इसके लिए सज़ा, यदि वह एक बार इस प्रकार का कार्य कारित करता है तो उसे 1 से 3 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है, और यदि वह दूसरी बार इसी प्रकार के कार्य को दोहराता है तो उसे 3 से 6 माह तक की सज़ा का प्रावधान है। और उस वक्त ये प्रावधान तभी होता है जब महिला जो उस कार्य या उस अपराध को सहन कर रही है, वह यदि पुलिस में जाकर के एफआईआर देने के बाद ही इस प्रकार की सज़ा का प्रावधान और उसकी प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। आपने एक रामपाल यादव की जो मूवी देखी होगी, रामपाल यादव जो है उसकी एक मूवी है, आपने इसी पॉइंट पे आता हूँ। रामपाल यादव की एक मूवी है जिसमें एक लड़की जो है वो स्नान करती है बाथरूम में, और रामपाल यादव उसको छुप छुप करके देखता है, तो वह इसी रति क्रिया का ही एक उदाहरण है जिसको आप समझ सकते हो। रामपाल यादव की आप मूवी देखिए, यही रति क्रिया का एक प्रावधान है जिसमें 354 सी के अंदर इसको अपराध की श्रेणी में रखा गया है, और इसके लिए सज़ा का प्रावधान 1 से 3 वर्ष का है, और दूसरी बार यदि वह देखता है तो उसे 3 से 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है। आगे पीछा करना, जो रूप आता है महिला अपराध का पीछा करना, जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी लड़की हो या औरत हो, यदि
का एक बार मिलने के बाद में जब वह उसके घर पे जाना या घर के पास पास मेंढक की तरह मंडराना और उसके लिए शादी के लिए प्रपोज करना, जब लड़की वो उसको देख देख करके परेशान हो जाती है और शिकायत करती है तो उसको आईपीसी की धारा 354D के अंदर उसे सज़ा दी जाती है और एक बार के लिए उसे 1 से 3 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है और यदि वह उसी कार्य को दूसरी बार दोहराता है तो उसे 5 वर्ष का प्रावधान किया गया है। आगे का पॉइंट ई पॉइंट, महिलाओं को निर्वस्त्र करना, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा कोई लड़की जिसको वह व्यक्ति उसे निर्वस्त्र करता है और निर्वस्त्र के बाद में यदि वह महिला उस परिस्थिति को एक अपराध की श्रेणी में रखती है, यानी कि जब वह पुलिस को शिकायत दर्ज करवाती है तो वह शिकायत पुलिस उसे आईपीसी की धारा 354 के तहत दर्ज करती है और उसे सज़ा का प्रावधान 3 से 7 वर्ष का किया जाता है। तो महिलाओं को निर्वस्त्र करना भी एक अपराध की श्रेणी में रखा गया है। यह भी महिला अपराध का ही एक रूप है। आगे जो आता है हमारा रूप, यौन उत्पीड़न करना। यौन उत्पीड़न करना अर्थात इसका अर्थ है कि सेक्स के लिए किसी को प्रेरित करना, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला या किसी भी लड़की को सेक्स के लिए प्रेरित करता है कि तुम सेक्स करो या उनके जननांगों को दबाना या उसके जो जननांग है उसके साथ छेड़छाड़ करना, ये भी एक अपराध की श्रेणी में रखा गया है और आईपीसी की धारा 354 के अंदर इस प्रकार की सज़ा का प्रावधान है और सज़ा उसके लिए 3 से 7 वर्ष तक की रखी गई है। 3 से 7 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान यौन उत्पीड़न के मामले में रखी गई है। आगे घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा से संबंधित जो मैटर आज के समय में बहुत सारे आ रहे हैं, क्योंकि घरेलू हिंसा का प्रमुख कारण जो है वो दहेज ज़्यादा है, क्योंकि दहेज को लेकर के ज़्यादा प्रताड़ना होती है। इसके अलावा भी प्रमुख कारण जैसे कि किसी भी महिला को, जब महिला या जो लड़की जब अपने घर से ससुराल जाती है और ससुराल वाले यदि उस महिला को पैसे नहीं देता है तो उसको आर्थिक हिंसा की श्रेणी में रखते हैं। यदि वह किसी कारण से पीटते हैं या मारते हैं या दहेज हेतु प्रताड़ित करते हैं तो वह इस घरेलू हिंसा से संबंधित प्रावधान में रखा गया है। या उस महिला के जो अधिकार हैं, जो नेचुरली अधिकार दिए गए हैं संविधान में, उन अधिकारों को सीमित करना, यानी कि उस महिला को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता है, उस महिला को घूंघट रखना या उस महिला को पढ़ने नहीं दिया जाना या उस महिला को बाजार नहीं दिए जाना या उस महिला को किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत नहीं करने दिया जाना, इस प्रकार के अधिकारों को सीमित करना भी एक घरेलू हिंसा का ही एक प्रमुख कारण माने जाते हैं और इसको अपराध की श्रेणी में रखा गया है। आईपीसी की धारा 498(1) के अंदर इसे आपराधिक श्रेणी में रखा गया है और इसके लिए सज़ा का प्रावधान 3 वर्ष का रखा गया है, यानी कि इस प्रकार की प्रताड़ना के जो अपराधी जो है उसको 3 वर्ष के लिए सज़ा का प्रावधान किया गया है। दहेज मृत्यु। जब कोई भी पति अपने पत्नी की मृत्यु कर देता है दहेज के कारण, यानी कि उसको दहेज का बहाना बना करके किसी भी महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करना और अंततः उसकी मृत्यु कर देना भी एक अपराध की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इसको आईपीसी की धारा 304(b) के अंदर उसी अपराध की श्रेणी में रखा गया है
और उसके लिए 7 वर्ष का कारावास की सज़ा भी सुनाई जाती हैं। तो हम लोगों को इस प्रकार की और इस प्रकार के जो रूप जो हमारे सामने आ रहे हैं, इससे हमें सीख लेनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की महिलाओं को उत्पीड़न या दहेज मृत्यु नहीं करनी है। और यदि कोई भी व्यक्ति जिसके मन में यदि इस प्रकार की शंका है तो उस शंका को भी दूर कर ले, क्योंकि सरकार ने इस प्रकार की सज़ा के लिए जो प्रावधान वो है 7 वर्ष तक का कारावास। आगे बाल विवाह। बाल विवाह भी भारतीय दंड संहिता के अंदर एक अपराध की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि जब जो संविधान के अंदर किसी भी लड़की की उम्र यदि 18 वर्ष से कम है या लड़के की उम्र यदि 21 वर्ष से कम है तो उसका यदि विवाह हो जाना वह अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि इससे कम जो भी लड़की या लड़का, इससे बहुत सारे हानिकारक प्रभाव जो हमारे भारतीय समाज पर पड़ता है, इसलिए उसको एक इस श्रेणी में रखा गया है। और इस प्रकार की छोटी उम्र में शादी करना एक अपराध को भी प्रमोनित करना होता है, इसलिए इसको अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है अभिरक्षक से अपहरण। अभिरक्षक यानी माता हो, पिता हो या अन्य कोई भी संरक्षक, यानी कोई लड़की यदि कहीं पढ़ रही है तो वहाँ के टीचर्स लोग या वहाँ के वार्डन लोग वो अभिरक्षक हैं। और वहाँ से यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी महिला या किसी लड़की को अपहरण करके या घर से उठा करके या जहाँ वो जिस जगह रहती हैं वहाँ से अपहरण कर लेता है तो भी उसको अपराध की श्रेणी में रखा गया है। या मंदबुद्धि के जो बालक जो है उसका अपहरण कर लेना, उसको आईपीसी की धारा 361 के तहत उसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है और उसे 7 वर्ष तक का कारावास का प्रावधान भारतीय दंड संहिता में किया गया है। आगे महिलाओं को विवाह हेतु बाध्य करना। महिलाओं को विवाह हेतु बाध्य करना, जब किसी भी महिला हो या लड़की हो, यदि एक व्यक्ति के द्वारा एक बार यदि फ़ोन पे बात करना या उसके बाद उसका पीछा करना, उसको हमेशा फ़ोन पे परेशान करना कि तुम मुझसे शादी करो, तुम मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा या तुम पर तेजाब डाल दूंगा, इस प्रकार की धमकियां देना, यानी कि उसको विवाह हेतु बाध्य करना, फिर मांग में सिंदूर भरना, इस प्रकार की घटना घटित हो जाती है। और लड़की यदि इतना होने के बावजूद भी यदि वह शिकायत दर्ज करवाती है तो उसको आईपीसी की धारा 366 के तहत उस व्यक्ति को जिसने मांग में सिंदूर भरा है, उस व्यक्ति को मांग में सिंदूर 10 वर्ष तक उसी कारावास में भरना पड़ेगा। तो महिलाओं को विवाह हेतु बाध्य करना आईपीसी की धारा 366 और किसी भी महिला का अपहरण करना आईपीसी की धारा 361 और सजा का प्रावधान जब अपहरण होता है तब 7 वर्ष तक और जब वह विवाह के लिए बाध्य करता है तो उसके लिए 10 वर्ष तक का सजा का प्रावधान है। आगे जब अवैध मानव व्यापार होता है, ये भी बहुत फुल जो भारतीय समाज के अंदर आज की तारीख में इस प्रकार का जो मानव व्यवहार है वो काफ़ी संख्या में देखा जाता है। और ये हमेशा टीवी चैनलों पे इस पर बहस भी होती है, क्यों होता है, इसका मूल कारण क्या है। और मूल कारण आर्थिक तंगी और आर्थिक तंगी जब किसी व्यक्ति के आती है तो वह इस प्रकार के कार्य को भी अंजाम दे सकता है, यानी कि महिलाओं को बेचना या बालकों की सप्लाई करना या महिलाओं का देह व्यापार करना या उसको वेश्यावृत्ति के लिए जबरन करवाना,
इस प्रकार का कार्य करवाना, यानी कि वह उससे पैसे लेना, यानी कि मेन जो समस्या यहाँ आ रही है पैसों की, और पैसों की जो समस्या है वो ही इस प्रकार के कार्य को प्रेरित करती हैं। जब आर्थिक तंगी आती है तब कुछ महिलाएं भी होती हैं जो इस प्रकार के कार्य स्वयं अपनी इच्छा से करती हैं, लेकिन उसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है, बल्कि जब अवैध मानव व्यापार होता है किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी या महिला के द्वारा, महिला हो या व्यक्ति हो, जब उनके द्वारा किसी अन्य महिला या कोई भी बालक हो, मंदबुद्धि बालक हो, उसका यदि व्यापार कर देता है, दे बेच देता है, या उस महिला से जबरन वेश्यावृत्ति का कार्य करवाना और अन्य व्यक्तियों से पैसे ऐंठना, उसको भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। भारतीय जो दंड संहिता है उसकी धारा 370 के अंदर उसे 7 से लेकर के 10 वर्ष तक का कारावास का प्रावधान भारतीय दंड संहिता में किया गया है। तेजाब डालना भी भारतीय दंड संहिता में एक बहुत बड़ा अपराध मानते हैं, और तेजाब डाली हुई जो भी लड़की है, यदि वह मृत्यु कारित होने तक यदि वह अपना बयान दे देती है किसी भी व्यक्ति के बारे में, या उसकी खोजबीन होती है और वह व्यक्ति पकड़ा जाता है, तो उस 326 AB के तहत उसे 10 वर्ष तक का कारावास या उसे आजीवन कारावास भी किया जा सकता है। अर्थात तेजाब डालना भी एक अपराध की श्रेणी में IPC की धारा में रखा गया है। और जब तेजाब डालना और उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाना, तो ये आजीवन कारावास, और ये उस पर डिपेंड करता है जज पे। जब जज ये निर्णय ले लेता है कि कितने परसेंटेज तक इससे इस लड़की को नुकसान हुआ है जो तेजाब से जली है, उसके हिसाब से उसे सज़ा का प्रावधान करते हैं। और यदि वह मृत्यु कारित हो जाती है तो उसे आजीवन कारावास का प्रावधान किया जाता है। बलात्कार भी एक महिला उत्पीड़न का रूप है, और बलात्कार में 2 प्रकार के बलात्कार किए जाते हैं। एक अकेला व्यक्ति और एक समूह के द्वारा किया जाता है। जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भी लड़की या महिला के प्रति वह अपनी नीच सोच के द्वारा, अपनी निम्न सोच के द्वारा यदि उसको अकेला पा करके कहीं पकड़ करके उसके कपड़े खोल देता है और उसके साथ में अश्लील हरकत कर देता है, यानी कि बलात्कार कर देता है, तो उसके लिए IPC की धारा 294, 375 और 376, और 376 जो आम है, क्योंकि हमेशा इस प्रकार की घटना से संबंधित, जो बलात्कार की घटना से संबंधित, ये 376 की धारा हम देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते भी हैं। लेकिन इसके लिए जो कारावास की सज़ा जो है वो 7 वर्ष तक का है, या इसके लिए हम आजीवन कारावास भी दिला सकते हैं या दे सकते हैं। इसके बाद सामूहिक बलात्कार, यानी कि काफ़ी लोगों के द्वारा या एक समूह के द्वारा किसी भी महिला के लिए बलात्कार करना सामूहिक बलात्कार कहलाता है। जब किसी व्यक्ति के द्वारा बलात्कार किया जाता है और वह अपने मित्रों के द्वारा या अन्य लोगों के माध्यम से उस महिला को बलात्कार की ओर ले जाना, उसके साथ बलात्कार करना, सामूहिक रूप से बलात्कार करना, IPC की धारा 376 के अंदर उसे अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, और उसके लिए उसे आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान किया गया है। आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान किया गया है। लेकिन अब तो 20 मार्च को इस प्रकार के लिए या इस प्रकार के जो कार्य के लिए उसे फांसी की सज़ा का प्रावधान भी है, क्योंकि 20 मार्च को जो निर्भया कांड जो हुआ था 2011 के अंदर, उसका निर्णय हुआ है कि उसे फांसी की सज़ा दे दी जाएगी, और 20 मार्च को उन चारों लोगों को फांसी की सज़ा दी है। तो अब सामूहिक बलात्कार के
जितने भी अपराधी हैं उन्हें फांसी की सज़ा दी जा सकती है आईपीसी की धारा 376 के तहत। कुछ साइबर अपराध भी होते हैं जो महिला के प्रति होता है, उसे भी भारतीय दंड संहिता में अपराध की श्रेणी में रखते हैं। और ये साइबर अपराध के जो माध्यम क्या क्या हैं, जैसे इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर या टेलीग्राम, ये साइबर अपराध के माध्यम हैं। और ये साइबर अपराध होता क्या है, जब किसी भी लड़के के द्वारा अपने कोई फर्जी आईडी बना देते हैं, फेसबुक पे बना देते हैं या टेलीग्राम या ट्विटर पर फर्जी आईडी बना देते हैं, और फर्जी आईडी बना करके अपनी जो ओरिजिनल आईडी जो है उसको छुपा लेता है, और वह उस फर्जी आईडी के अंदर अपने आप को इतना सुंदर दिखाता है, और सुंदर दिखाने से यदि किसी भी लड़की के लिए वह व्यक्ति अपने दिल में बस जाता है, और वह उस लड़के से अब वह शादी के लिए भी तैयार हो जाती है। अब जब वह शादी का वक्त आता है तो उस लड़की को उस जो माध्यम मिला था, फेसबुक, ट्विटर या जो भी टेलीग्राम है, उसमें जिस फोटो को, जिस आईडी को दिखाया गया है, वो आईडी यदि हकीकत में नहीं मिलती है और वह लड़की उसे शादी करने से मना कर देती है, और मना करने के बाद में यदि वह शिकायत करती है तो वह साइबर अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 366D के अंदर उसे अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार भारतीय दंड संहिता की जो ये धारा जो है, इसके लिए सज़ा का प्रावधान 3 वर्ष का किया जाता है, यानी कि 3 वर्ष तक इस प्रकार के अपराधी को सज़ा दी जाती है, जब वह अपनी ओरिजिनल आईडी जो है उसको छुपा करके इस प्रकार के कृत्य को कारित करना, उसके लिए आईपीसी की धारा 366D के अंदर उसे अपराधी मान करके 3 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान किया जाता है और उसे कारावास में डाल दिया जाता है। आगे हमारा जो आज का जो टॉपिक जो है, महिलाओं के जो अपराध से संबंधित जो रूप जो है, यानी किस रूप में अपराध किया जाता है, वो टॉपिक हमारा यहाँ समाप्त हो जाता है। और दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके कारण क्या क्या हैं,